जय हिंद साथियों। 5 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स का पहला एमसीक्यू आपके सामने है। आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएपीएस हिंदू मंदिर कब इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है, कौन सी तारीख को, कौन सी डेट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो है बीएपीएस का हिंदू मंदिर इनॉग्रेट करेंगे। आपका क्वेश्चन है, व्हेन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्केड्यूल्ड टू इनॉग्रेट द बीएपीएस हिंदू मंदिर। ठीक है, आपको बताना है हिंदू मंदिर जो बीएपीएस का है वो नरेंद्र मोदी साहब कब इनॉग्रेट करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 14 फरवरी, सेकंड ऑप्शन है मार्च 1, थर्ड ऑप्शन है अप्रैल 22 और लास्ट ऑप्शन है 7 जनवरी। ठीक है, कब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है बीएपीएस का हिंदू मंदिर इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14 फरवरी को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो है बीएपीएस का हिंदू मंदिर, और ये हिंदू मंदिर कहाँ है, तो ये हिंदू मंदिर जो है यूएई में है। ठीक है, यूएई में है, जिसको प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करेंगे। प्रधानमंत्री साहब इनॉग्रेट करेंगे कब, 14 फरवरी को। ठीक है, 14 फरवरी को ये इनॉग्रेट करेंगे। ठीक है, अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में है, याद रखिए कहाँ पे है, अबू धाबी में है। ठीक है, अबू धाबी में है। ठीक है, अबू धाबी में है ये बीएपीएस का हिंदू मंदिर। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएई का ये पहला मंदिर है, पहला हिंदू टेम्पल है। ठीक है, यूएई का पहला हिंदू टेम्पल है जिसका इनॉग्रेशन खुद मोदी साहब करेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मंदिर है ये यूएई में है, अबू धाबी में है, और इसका जो इनॉग्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब करेंगे। और कब करेंगे, 14 नवंबर को करेंगे। ठीक है, हम लोग ने इस क्वेश्चन के 3 डायमेंशन देखे, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 14 फरवरी को है बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा नरेंद्र मोदी साहब द्वारा। और ये कहाँ पे है ये मंदिर, तो ये मंदिर है यूएई में। ठीक है, अबू धाबी में है ये मंदिर। ठीक है, यूएई में पहला हिंदू टेम्पल है। ठीक है, यूएई का पहला हिंदू टेम्पल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु हैज़ बीन नेम्ड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है नादिया काल्विनो, सेकेंड ऑप्शन है वर्ना होयर, थर्ड ऑप्शन है उर्सुला वॉन डेर लियन और लास्ट ऑप्शन है क्रिस्टीना लगार्ड। ठीक है, इन चारों में से कौन नए प्रेसिडेंट बने हैं यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नदिया काल्विनो। ठीक है, नदिया काल्विनो। कैसे याद रखेंगे, यूरोप में बहुत नदियाँ हैं। ठीक है, यूरोप में, या तो ये याद रखेंगे यूरोप में नदियाँ बहुत इन्वेस्टमेंट मांगती है। ठीक है, नदिया में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, नदी देखिए, नदिया है ना, नदिया। ठीक है, नदिया के पार वाली नदिया। ठीक है, नदिया। ठीक है, तो नदिया में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है यूरोप में, जो है नदियों में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, नदियों में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो नदिया से याद रखेंगे नदिया काल्विनो। यूरोप में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है मतलब यूरोप इन्वेस्टमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट बनी है वो बने हैं नदीना काल्विनो। ठीक है, और ये किसको सक्सीड करेंगी, ये सक्सीड करेंगी वर्ना होयर को। ठीक है, वर्ना होयर को। ठीक है, वर्नर होयर को। ठीक है, वर्ना होयर को। ठीक है, वर्ना होयर को। ठीक है, और ये कौन सी प्रेसिडेंट, कौन से नंबर की प्रेसिडेंट बनेंगी, तो ये 8th प्रेसिडेंट बनेंगी। ठीक है, 8th प्रेसिडेंट ऑफ ईयू बैंक। ठीक है, इनकी नेशनैलिटी क्या है, तो ये स्पेनिश है। ठीक है, ये स्पेनिश है। ठीक है, ये जो है नदिया काल्विनो, ये जो है ये स्पेनिश है। ठीक है, तो यहाँ पे कई डायमेंशंस निकले हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो यूरोपियन काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है नदिया में। ठीक है, नदिया में, तो नदिया काल्विनो बनी है। ठीक है, नदिया काल्विनो, नदिया काल्विनो ने किसको सक्सीड किया है, वर्नर होयर को। ठीक है, वर्नर होयर को। ठीक है, वर्नर होयर को बना है। ठीक है, नदियों को बहुत पेन हो रहा था। ठीक है, नदियाँ बहुत गंदी थी, इसलिए नदिया को बहुत पेन हो रहा था। पेन हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये स्पेन की है। ठीक है, ये स्पेन की है। ठीक है, स्पेन की है। और ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, तो 8th नंबर की ये प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, 8th नंबर की प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, 8th नंबर की प्रेसिडेंट बनी है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की। ठीक है, आप हमको कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का जो हेड क्वार्टर्स है वो कहाँ है। ठीक है, हेड क्वार्टर्स इनका यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, एक बार फिर से सारे डायमेंशंस देख लेते हैं। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, तो नदिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो नदिया जो है नई प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, नदिया प्रेसिडेंट बनी है। क्यों नदिया में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि नदिया में बहुत पेन है। ठीक है, नदिया में बहुत पेन है। पेन मतलब ये स्पेन से आती है। ठीक है, ये कौन से नंबर की बनी है, तो ये 8th नंबर की प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, 8th नंबर की प्रेसिडेंट बनी है, और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो वर्नर होयर को। ठीक है, वर्नर होयर को इन्होंने सक्सीड किया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच डिपार्टमेंट इज प्रेजेंटिंग प्रेरणा एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, तो कौन से डिपार्टमेंट ने, कौन से मिनिस्ट्री ने प्रेरणा लॉन्च किया है, जो कि एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम होगा। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम होगा प्रेरणा। ठीक है, आपको बताना है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और लास्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो प्रेरणा इनिशिएटिव किसकी इनिशिएटिव है, प्रेरणा प्रोग्राम वो किसकी इनिशिएटिव है, किस मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव है, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो प्रेरणा जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है, जिसके तहत जो है लर्निंग प्रोग्राम वो एक्सपीरियंशियल बेसिस पे होगा। ठीक है, जो भी लर्निंग प्रोग्राम होगा उसको एक्सपीरियंस किया जाएगा, ना कि बुक से रट्टा मरवाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है, इसका नाम है प्रेरणा, इसका क्या नाम है, प्रेरणा। ठीक है, और क्या, कौन से क्लास को ये प्रेरणा देगा या कौन से क्लास को एम्पावर करेगा, तो क्लास 9 से क्लास 12 तक। ठीक है, क्लास 9 से क्लास 12 तक जो है बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत इनरोल किया जाएगा, और उनको जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप किया जाएगा, मीनिंगफुल और इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड किया जाएगा प्रेरणा प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रेरणा प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है। ये कौन सा प्रोग्राम है, किससे रिलेटेड है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये किस चीज़ का प्रोग्राम है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का प्रोग्राम है। ठीक है, हो सकता है आपसे ये पूछ लें कि ये क्या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है प्रेरणा प्रोग्राम, या स्पोर्ट्स एजुकेशन से रिलेटेड है, ऐसे करके आपसे कुछ भी कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है प्रेरणा जो प्रोग्राम है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है। ठीक है, और ये कौन से क्लास को इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस और लीडरशिप क्वालिटीज़ दी जाएंगी इस प्रोग्राम के अंतर्गत, तो क्लास 9 से क्लास 12 तक ये जो है बच्चों को एम्पावर करेंगे, बच्चों को केटर करेंगे। ठीक है, क्लास 9 से क्लास 12 तक। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने, इस क्वेश्चन में हम लोग ने 3 डायमेंशन देखे। पहले तो ये देखा, ये प्रेरणा इनिशिएटिव किसका है, तो ये प्रेरणा इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, और ये इसका क्या काम है, क्या इसका एक्चुअली एसेंस क्या है इसका, तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है, और कौन से क्लास को केटर करेगा, तो क्लास 9 से क्लास 12 तक। ठीक है, क्लास 9 से क्लास 12 तक ये केटर करेगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है नेपाल कितना प्लान कर रहा है, कितना पावर इंडिया को सेल करेगा अगले 10 सालों में, आपको ये बताना है। ठीक है, हाउ मच पावर इज नेपाल प्लानिंग टू एक्सपोर्ट टू इंडिया इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो नेपाल अगले 10 साल में कितना पावर इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा, आपको ये बताना था। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 5000 मेगावाट, सेकेंड ऑप्शन है 8000 मेगावाट, थर्ड ऑप्शन है 10,000 मेगावाट, और लास्ट ऑप्शन है 15,000 मेगावाट। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कितना पावर जो है नेपाल एक्सपोर्ट करेगा अगले 10 सालों में इंडिया को। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10,000 मेगावाट। ठीक है, 10 साल में 10,000 मेगावाट। ठीक है, आराम से याद कर लेंगे, 10,000 मेगावाट जो है ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, ये याद रखना है कि नेपाल करेगा। ठीक है, आपसे ये कंफ्यूज करने के लिए बोल सकते हैं कि क्या ये वो भूटान होगा, आपको ऑप्शन में दे देगा कि कौन 10,000 मेगावाट अगले 10 सालों में इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा पावर। ठीक है, 10,000 मेगावाट की पावर कौन सी कंट्री जो है 10 साल में इंडिया को एक्सपोर्ट करेगी, तो आपको ऑप्शन दे सकते हैं भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, म्यांमार, ऐसे करके आपको ऑप्शंस दे सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये नेपाल देगा। ठीक है, नेपाल जो है उन्होंने बोला है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि इंडिया को अगले 10 सालों में 10,000 मेगावाट पावर जो है एक्सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप, एनर्जी पार्टनरशिप को भी बूस्ट करेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किसने ये डिक्लेरेशन दिया है, तो नेपाल ने दिया है। ठीक है, नेपाल ने दिया है। ठीक है, नेपाल ने दिया है। ठीक है, अगले 10 सालों में 10,000 मेगावाट। ठीक है, 10 सालों में 10,000 मेगावाट। ठीक है, 10,000 मेगावाट। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज़ द न्यू एज थ्रेशोल्ड फॉर ओल्ड एज पेंशन इन झारखंड। ठीक है, तो झारखंड ने अभी अनाउंस किया था कि वो नई एज निर्धारित करेगा ओल्ड एज पेंशन के लिए। तो वो नई एज क्या है ओल्ड एज पेंशन के लिए, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 55 ईयर्स, सेकेंड ऑप्शन है 50 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है 65 ईयर्स, और लास्ट ऑप्शन है 58 ईयर्स। ठीक है, तो झारखंड स्टेट के अनुसार नई ओल्ड एज पेंशन की जो सीमा उम्र की सीमा रेखा है वो कितनी डिसाइड की गई है, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 50 ईयर्स। ठीक है, तो झारखंड ने डिसाइड किया है कि जो
पेंशन की एज होगी वो 60 से घटा के 50 कर दी गई है। ठीक है, 60 से घटा के कितनी कर दी गई है? 50 कर दी गई। अब 50 साल में लोग रिटायर होके पेंशन का लाभ ले सकेंगे। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसने किया है? तो ये चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन साहब झारखंड के। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो पेंशन क्वालिफाइंग एज है ओल्ड एज पेंशन के लिए, उसको रिड्यूस किया गया है फ्रॉम 60 टू 50। ठीक है, लोअर कर दिया गया है ये एज 60 से 50 ईयर्स। ठीक है, किसने किया है? झारखंड ने किया है। ठीक है, इससे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट ने, एक और मतलब क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है यहाँ से कि किस स्टेट ने ओल्ड एज पेंशन की एज घटा के 60 से 50 कर दी है। तो आपको याद रखना है कौन से किए हैं? तो ये झारखंड ने की है। ठीक है, झारखंड ने की है। ठीक है, झारखंड ने ये किया है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट विमेन टू अचीव $100 बिलियन फॉर्च्यून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी ऐसी पहली महिला बनी है जिन्होंने $100 बिलियन का फॉर्च्यून टच किया है? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है मैरी जॉनसन, सेकंड ऑप्शन है रेचल विलियम्स, थर्ड ऑप्शन है ईमा डेविस और लास्ट ऑप्शन है फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मायर्स। ठीक है, इन चारों में से किसने जो है $100 बिलियन का फॉर्च्यून टच किया है, फॉर्च्यून बिल्ड किया है, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मायर्स। ठीक है, फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मायर्स। ठीक है, आप जानते हैं ना लॉरियाल ब्रांड। ठीक है, तो लॉरियाल ब्रांड जो फैशन वाला ब्रांड है, लॉरियाल वाला, ठीक है, लॉरियाल ब्रांड इन्हीं का है। ठीक है, किसका? फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मायर्स का। ठीक है, ये ऐसी पहली में बनी है टू अमास अ स्टैजरिंग 100 बिलियन फॉर्च्यून। ठीक है, तो ये फैशन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में इनका नाम है और ये फ्रांस की है। ठीक है, फ्रांस की है। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है फ्रैंकोइस। ठीक है, फ्रांस की होंगी तभी नाम है फ्रैंकोइस। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रैंकोइस बेटन मायर्स। ठीक है, फ्रैंकोइस बेटन मायर्स ने कितना टच किया है? तो $100 बिलियन का फॉर्च्यून टच किया है। ठीक है, और ये कौन से सेगमेंट में है? तो ये फैशन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में। ठीक है, फैशन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान दीजिएगा। पहली वुमेन कौन बनी है? तो फ्रैंकोइस। ठीक है, फ्रैंकोइस कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं। ठीक है, फ्रांस की हैं। और कौन से सेगमेंट के में डील करती हैं? तो कॉस्मेटिक्स और फैशन में। ठीक है, कॉस्मेटिक्स और फैशन में। और कितना टच किया है? $100 बिलियन। ठीक है, $100 बिलियन। ठीक है साथियों, आशा करते हैं ये चारों डायमेंशन आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज़ द बजट एलोकेटेड फॉर पृथ्वी प्रोग्राम। ठीक है, पृथ्वी प्रोग्राम के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है, आपको ये बताना है। क्योंकि आपको नाम से समझ में आ रहा है ये पृथ्वी प्रोग्राम जो है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का है और अर्थ के रिसर्च और अर्थ से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जाएगा। ये प्रोग्राम आया हुआ है। ठीक है, अर्थ के बारे में जानने के लिए, अर्थ के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो जियोलॉजिकल फेस है अर्थ का, वो सब, उन सब चीज़ों के बारे में पृथ्वी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कितना बजट एलोकेट किया गया है पृथ्वी प्रोग्राम के लिए। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है ₹2345 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है ₹4797 करोड़, थर्ड ऑप्शन है ₹6500 करोड़ और लास्ट ऑप्शन है ₹3200 करोड़। ठीक है, तो कितना बजट एलोकेट किया गया है पृथ्वी प्रोग्राम के लिए, आपको ये बताना था। और इसका आंसर सही है जो है ऑप्शन बी, 4797 करोड़। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पृथ्वी प्रोग्राम। ठीक है, विज्ञान पृथ्वी जिसका नाम होगा पूरा। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान जो कि एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का ये इनिशिएटिव है। ठीक है, और कितना बजट है इसका? तो 4797 करोड़ है। ठीक है, 4797 करोड़ इसका बजट है। और इसका टाइमलाइन क्या है? तो 2021 से 2026। ठीक है, 2021 से 2026 तक ये काम करेगा। ठीक है, तो ये स्टडी करेगा और अंडरस्टैंड करेगा अर्थ साइंसेस को इंडिया में। ठीक है, इंडिया के जो अर्थ साइंसेस हैं उनको स्टडी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए पृथ्वी विज्ञान का जो है स्कीम लॉन्च की गई है। तो इसमें 2 डायमेंशन है। सबसे पहले तो एलोकेशन है, आप एलोकेशन देख लिए, 4797 करोड़ है। ठीक है, 4797 करोड़ है। ठीक है, और टाइमलाइन क्या है? 2021 से 2026। ठीक है, 2021 से 2026 है। ठीक है, 2021 से 2026 टाइमलाइन है। ठीक है, और मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, MOES। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन है इस क्वेश्चन के। आप बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन बना इसमें से, फ्रेम हुआ इसमें से, तो इन्हीं 3 डायमेंशन में से पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
यहाँ पे द हिंदू की एक कटिंग है, आप देख लीजिए ऐसे ही। रश्मि शुक्ला जो बनी है ये पहली डीजीपी महिला डीजीपी बनी है महाराष्ट्र की, ठीक है। पहली विमेन डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र रश्मि शुक्ला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रश्मि शुक्ला जो है वो नई डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है और ये पहली विमेन पुलिस ऑफिसर होंगी टू होल्ड टॉप पुलिस पोस्ट इन स्टेट, ठीक है। स्टेट में सबसे उच्च पद पे आसीन होने वाली जो है रश्मि शुक्ला पहली महिला डीजीपी बनी है, ठीक है। पहली महिला पुलिस ऑफिसर बनी है, ठीक है। याद रखिएगा रश्मि शुक्ला जो है महाराष्ट्र की डीजीपी बनी है, ठीक है। कहाँ की डीजीपी बनी है? तो महाराष्ट्र की डीजीपी बनी है, ठीक है। महाराष्ट्र की डीजीपी बनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ बिकम फर्स्ट टू मैप ऑल एक्सीडेंट प्रोन साइट्स यूजिंग मैपल्स मैप, ठीक है। तो मैपल्स मैप का यूज़ करते हुए किस भारतीय राज्य ने सारे एक्सीडेंट प्रोन साइट्स को मैप कर लिया है, ठीक है। सारे एक्सीडेंट प्रोन साइट जहाँ जहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा है उनको मैप में चिन्हित कर लिया है और लोगों को बता दिया है कि यहाँ पे आप संभल के जाएँ क्योंकि ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं और या इनकी संभावना जहाँ होती है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि मैपल्स मैप को यूज़ करते हुए कौन से स्टेट ने जो है सारे एक्सीडेंट प्रोन स्टेट्स को मैप कर लिया है, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटका और लास्ट ऑप्शन है गुजरात, ठीक है। इन चारों में से जिस भी राज्य ने सारे एक्सीडेंट प्रोन साइट्स को मैप किया है वो है पंजाब स्टेट, ठीक है। पंजाब ने क्या किया है? पंजाब बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू मैप ऑल एक्सीडेंट प्रोन साइट्स, ठीक है। पंजाब जो है पहली ऐसे राज्य बना है इंडिया का जिसने सारा एक्सीडेंट प्रोन साइट्स को मैप कर लिया, ठीक है। मान लीजिए ये पंजाब का मैप है तो उन्होंने ये मान लीजिए यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मैप में मार्क कर लिया है और यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे नोटिस बोर्ड्स लगेंगे या साइन बोर्ड्स लगेंगे कि ड्राइव स्लो या जो भी चीज़ें होंगी कि ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, यहाँ पे आप संभल के चलें, ठीक है। तो याद रखिएगा 784 एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स हैं, ठीक है। 784 एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट्स हैं जो कि मैपिस ऐप की मदद से जो है मार्क कर लिए गए हैं। अब यहाँ पे जो भी ट्रैवलर्स होंगे, जो भी राइडर्स होंगे यहाँ से गुजरेंगे उनको आगाह कर दिया जाएगा, उनको क्या किया जाएगा, अलर्ट कर दिया जाएगा ताकि वो आराम से निकले यहाँ से और कोई भी ऐसी जो है एक्सीडेंट टेक प्लेस ना हो, ठीक है। साथियों यहाँ पे कैसे याद रखेंगे आप, जहाँ भी एक्सीडेंट होता है ना वहाँ पंजा हो जाता है, वहाँ पंजा छूट जाता है, ठीक है। पंजे पे लग जाती है, आप कुछ भी याद कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे एक्सीडेंट होता है वहाँ पे पंजा खराब हो जाता है, पंजा जानते हैं ना, पाम वाला पंजा, ठीक है। वहाँ पंजा खराब हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे पंजा खराब हो जाता है एक्सीडेंट में, ठीक है। पंजा टूट जाता है, पंजा खराब हो जाता है एक्सीडेंट में, ठीक है। तो याद रखेंगे एक्सीडेंट प्रोन साइड जो है कहाँ पे सारी मैप हुई है, तो पंजाब में। पंजा मतलब पंजाब, ठीक है। पंजा से पंजाब, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच सिटी डिड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ विजिट फॉर इनॉग्रेशन ऑफ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ साहब ने कहाँ पे यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट खोला है, आपको ये बताना है। मतलब उन्होंने इनॉग्रेट किया, उन्होंने नहीं खोला है, मतलब उन्होंने कहाँ पे उद्घाटन किया है पहले यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का, ठीक है। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है वाराणसी, सेकेंड ऑप्शन है लखनऊ, थर्ड ऑप्शन है प्रयागराज और लास्ट ऑप्शन है आगरा, ठीक है। तो यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट योगी आदित्यनाथ साहब ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, उसका उद्घाटन किया है, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रयागराज, ठीक है। तो प्रयागराज में क्या किया गया है, यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट खोला गया है, ठीक है। यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है, तो प्रयागराज में खोला गया है। याद रखिएगा कहाँ खोला गया है, तो प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज में खोला गया है, ठीक है। यमुना नदी के ऊपर, ठीक है। यमुना नदी के ऊपर खोला गया, ये भी याद रखिएगा, गंगा नदी के ऊपर नहीं, यमुना नदी के ऊपर ये खोला गया है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज द फोकस ऑफ मैत्री इनिशिएटिव। मैत्री इनिशिएटिव का फोकस क्या है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है एजुकेशनल प्रोग्राम है ये, सेकेंड ऑप्शन है कम्युनिटी कैट स्टेरलाइजेशन प्रोग्राम है, थर्ड ऑप्शन है मेडिकल रिसर्च है या लास्ट ऑप्शन है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है ये कम्युनिटी कैट स्टेरलाइजेशन का प्रोग्राम है और ये सुधा मूर्ति जो है उनका इनिशिएटिव है, ठीक है। उनका इनिशिएटिव है मैत्री इनिशिएटिव, जो कि कम्युनिटी कैट स्टेरलाइजेशन सेंटर खोलेगा बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु में ये क्या करेगा, कैट के वेलफेयर के लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सुधा मूर्ति का ट्रस्ट है, ठीक है। सुधा मूर्ति कौन, नारायण मूर्ति साहब की वाइफ है, ठीक है।
और ये किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, तो कंपैशन अनलिमिटेड प्लस एक्शन के साथ, कपा के साथ, ठीक है। कपा के साथ मैत्री इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया है, जो कि कम्युनिटी कैट स्टरलाइजेशन सेंटर्स खोलेगा, कहाँ पे, बेंगलुरु में, ठीक है। तो याद रखिएगा मैत्री किसके लिए है, तो कम्युनिटी कैट के स्टेरलाइजेशन के लिए, ठीक है। जो भी कैट होंगी उनको स्टेरलाइज कर दिया जाएगा ताकि उनको थोड़ा सा जो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो ना हो, ठीक है, और उनका वेलफेयर भी हो सके, ठीक है। कहाँ पे खोला जाएगा, तो बैंगलोर में खोला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, पर फिर भी एक पासिंग न्यूज़ के रेफरेंस पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु इनॉग्रेटेड द तुर दाल प्रोक्यूरमेंट पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, ठीक है। तो किसने इनॉग्रेट किया है तुर दाल का प्रोक्यूरमेंट पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी साहब ने, सेकंड ऑप्शन है अमित शाह जी ने, थर्ड ऑप्शन है निर्मला सीतारमन जी ने, और लास्ट ऑप्शन है राजनाथ सिंह जी ने, ठीक है। तो किसने तूर दाल प्रोक्यूरमेंट पोर्टल को अभी इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह जी ने, ठीक है। अमित शाह जो मिनिस्टर हैं कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के, उन्होंने क्या किया है इनॉग्रेट किया है तुर दाल प्रोक्यूरमेंट पोर्टल। इससे क्या होगा कि जो भी तुर दाल के फार्मर्स हैं उनको राहत मिलेगी, उनका सामान आराम से मार्केट किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये किसके अंदर किया गया है, तो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ये किया गया है, ठीक है। इस पोर्टल से क्या होगा, ये पोर्टल क्या करेगा, ये गारंटी करेगा कि जो तुर दाल है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या उससे ज़्यादा पे मार्केट प्राइस पे फार्मर्स उनको बेच पाएँ, सेल कर पाएँ आराम से, ठीक है। और क्या किया है अमित शाह जी ने, इसी में अमित शाह जी ने बोला है कि उड़द, मसूर और मेज़ फार्मर्स के लिए भी ऐसा ही कुछ पोर्टल आने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। अभी किसके लिए आया है, अभी सिर्फ तूर दाल के लिए आया है, ठीक है। इससे क्या होगा, एमएसपी या मार्केट प्राइस पे तूर दाल खरीदी जा सकेगी, तूर दाल फार्मर्स, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा तूर दाल फार्मर्स का जो प्रोक्यूरमेंट पोर्टल इनॉग्रेट किया है वो किसने किया है, वो अमित शाह जी ने किया है। इससे क्या होगा, इससे एमएसपी या मार्केट प्राइस पे तूर दाल का प्रोक्यूरमेंट किया जाएगा, ठीक है। और आने वाले दिनों में उड़द, मसूर और मेज़ फार्मर्स के लिए भी ऐसी सुविधा उपलब्ध की जाएगी, ऐसे पोर्टल्स को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। और ये जो तूर दाल प्रोड्यूस हो किसको सेल कर सकते हैं, तो वो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सेल कर सकते हैं, या नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत आसानी हो जाएगी उनको अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारी बातें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, वेयर इज एडिडास प्लानिंग टू सेटअप इट्स फर्स्ट ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर इन एशिया आउटसाइड ऑफ चाइना। तो एडिडास अपना ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश करेगा, एशिया में, चाइना के बाहर, ठीक है। अभी तक इनका जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर था वो चाइना में था, पर इसके बाद से जो पहला चाइना के बाहर जो पहला सेंटर खोला जाएगा वो कहाँ पे खोला जाएगा, आपको बताना है एशिया में, ठीक है। वैसे तो बहुत ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है, पर एशिया में चाइना के बाद ये पहला ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है जो कि खोला जाएगा। तो आपको बताना है कहाँ पे खोला जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है मुंबई इंडिया में खोला जाएगा, सेकंड ऑप्शन है बेंगलुरु इंडिया में खोला जाएगा, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई इंडिया में खोला जाएगा, और लास्ट ऑप्शन है सिंगापुर में खोला जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोला जाएगा एडिडास का, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई में एडिडास का जो है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोला जाएगा, ठीक है, आउटसाइड ऑफ चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम इन एशिया, ठीक है। तो एडिडास का जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोला जाएगा वो कहाँ पे खोला जाएगा, वो तमिलनाडु, चेन्नई में खोला जाएगा, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु में खोला जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आदि को चैन नहीं है, ठीक है, आदि को चैन नहीं है, ठीक है, आदि को चैन नहीं है, ठीक है, चैन नहीं है, चैन नहीं है, ठीक है, चैन नहीं, चैन नहीं है, ठीक है, चैन नहीं है, चैन नहीं मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे चैन नहीं, ठीक है, चैन नहीं, किसको, आदि को, आदि से आदिदास, ठीक है, आदि से आदिदास, ठीक है, आदि से आदिदास, ठीक है। ऐसे याद रख लीजिएगा ट्रिक से कि आदि को चैन नहीं पड़ रहा है, ठीक है, आदि को चैन नहीं पड़ रहा है, इसलिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोल रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे चैन नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे चेन्नई, ठीक है, चेन्नई इंडिया में, ठीक है। और कहाँ पे पहला था, तो पहला चेन्नई में था, उसके बाद से अब यहाँ कहाँ है, चेन्नई में, ठीक है। वैसे आप याद रख सकते हैं यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, ठीक है। तो ये भी एक हैक हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि इससे पहले कहाँ थी, तो याद रखिएगा इससे पहले वो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो है चाइना में थी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2023 कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार फॉर हिज लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस के लिए 2023 का किसको दिया गया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है चेतन भगत, सेकंड ऑप्शन है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, थर्ड ऑप्शन है
रस्किन बॉन्ड और लास्ट ऑप्शन है अरुंधति रॉय। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला है वो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को मिला है। ठीक है, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। ठीक है, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। ठीक है, तो यार ये यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, याद रखिएगा कौवे का मुंह। ठीक है, कौवे KUV है ना, तो याद रखिएगा कौवे का मुंह। ठीक है, मुंह से याद रखेंगे मुखोपाध्याय, तो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। ठीक है, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, या आप ये भी याद कर सकते हैं कौवे का सिर, ठीक है, लेकिन ये सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कौवे का मुंह। ठीक है, कौवे का मुंह, मुंह से मुखोपाध्याय और कौवे से कवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, कवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिला है लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस के लिए, किनको, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। ठीक है, और ये नेशनल अवार्ड है, जो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार, ये नेशनल अवार्ड है जो कि कन्नड़ पोएट कुवेम्पु के नाम पे रखा गया है। ठीक है, उनके नाम पे ये इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, कन्नड़ पोएट थे कुवेम्पु साहब, उनके उसमें इनके कमोमरेशन में ये अवार्ड दिया जाता है। किसको दिया गया है, कौवे सा मुंह मुखोपाध्याय। ठीक है, कौवे सा मुंह, कौवे से क्या है कवेम्पु और मुंह से क्या है मुखोपाध्याय, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग 100 मिलियन लोन फॉर इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंडिया के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $100 मिलियन पाउंड का लोन कौन प्रोवाइड करेगा, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है फ्रांस और इटली, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस और जर्मनी, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी और स्पेन, और लास्ट ऑप्शन है फ्रांस और चाइना। ठीक है, तो कौन प्रोवाइड करेगा इंडिया को 100 मिलियन पाउंड। ठीक है, 100 मिलियन पाउंड इंडिया के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है, फ्रांस एंड जर्मनी जो है अमृत मिशन जो है हमारा इंडियन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, अमृत मिशन, उसको फाइनेंस करेगा। कितना डॉलर देगा, कितना मिलियन देगा, तो 100 मिलियन यूरोज देगा। ठीक है, 100 मिलियन यूरोज जो है प्रोवाइड करेगा फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी जो है प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अमृत की गर्लफ्रेंड, अमृत की GF। ठीक है, अमृत की GF। ठीक है, अमरूद की GF, जी से जर्मनी और F से फ्रांस। ठीक है, जी से जर्मनी और F से फ्रांस, तो ये लोग जो है 100 मिलियन यूरो देंगे। ठीक है, अमृत मिशन फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा अमरूद की गर्लफ्रेंड पैसे देगी। ठीक है, अमरूद की गर्लफ्रेंड पैसे देगी, अमरूद की GF पैसे देगी, अमरूद की GF पैसे देगी। ठीक है, अमरूद की GF पैसे देगी। तो GF कौन कौन है, तो जी से है जर्मनी और F से है फ्रांस। कितना देगी, 100 मिलियन यूरो देगी। ठीक है, 100 मिलियन यूरो देगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी याद रखिएगा कितना देगी, तो 100 मिलियन यूरो देगी। कौन कौन देगी, GF देगी, तो जी से जर्मनी, F से फ्रांस। किसकी देगी, किसकी GF, तो अमृत की, अमृत से अमृत मिशन के लिए, इंडियन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ चैड इन ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो नए प्राइम मिनिस्टर चैड के कौन बने हैं, चैड कंट्री है साउथ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका में कंट्री है, आपको बताना है चैड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है इद्रिस डेबी इटनो, सेकेंड ऑप्शन है हाइजन हाबरे, थर्ड ऑप्शन है सक्सेस मासरा, और लास्ट ऑप्शन है फ्रैंकोइस टॉम्बल बाए। ठीक है, तो इन चारों में से कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर चैड के, आपको ये बताना था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सक्सेस मासरा। ठीक है, सक्सेस मासरा। ठीक है, तो याद रखेंगे सक्सेस चढ़ गई। ठीक है, सक्सेस क्या है, चढ़ गई। ठीक है, सक्सेस लोग को चढ़ जाती है ना, सक्सेस कोई सक्सेसफुल होता है तो बहुत उड़ने लगते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। ठीक है, मतलब हर कोई नहीं उड़ता है, कुछ कुछ बहुत ग्राउंडेड भी रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सक्सेस चढ़ गई है। ठीक है, PM को सक्सेस चढ़ गई है। ठीक है, PM को सक्सेस चढ़ गई है। PM से याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर, सक्सेस से याद रखेंगे सक्सेस मासरा, और चार्ट से चढ़ गई है से याद रखेंगे चार्ट। ठीक है, सक्सेस चढ़ गई से याद रखेंगे चार्ट के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, उनका नाम है सक्सेस मासरा। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो इन्होंने इद्रिस डेबी इटनो को सक्सीड किया है। ठीक है, इद्रिस डेबी इटनो को सक्सीड किया है। ध्यान दीजिएगा, इद्रिस डेबी इटनो को सक्सीड किया है किसने, जिसके ऊपर सक्सेस चढ़ गई है। ठीक है, सक्सेस चढ़ गई, सक्सेस से सक्सेस मासरा, चढ़ गई है से चार्ट। ठीक है, चढ़ गई क्या स्पेलिंग होती है, हम लोग चार्ट ही तो लिखते हैं, चढ़ गई सी ऐसे ही तो लिखेंगे। ठीक है, चढ़ गई। ठीक है, चढ़ गई। ठीक है, ऐसे ही तो लिखेंगे ना हम लोग, चढ़ गई। ठीक है, तो चढ़ से याद रखेंगे चार्ट। ठीक है, चार्ट के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, सक्सेस बने हैं। ठीक है, सक्सेस जिसको चढ़ जाती है वही बने हैं। ठीक है, वही PM बने हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। साथियों, यहाँ से बैंकिंग और फाइनेंस करंट अफेयर शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप में से कोई भी है जो बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, तो यहाँ से वीडियो ड्रॉप करके जा सकता है, क्योंकि आगे आने वाले सारे कंटेंट जो हैं वो बैंकिंग और फाइनेंस के एग्जाम से ओरिएंटेड रहेंगे। ठीक है साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ किया इंडिया। ठीक है, किया इंडिया के नए डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बने हैं आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है टाई जिन पार्क, सेकेंड ऑप्शन है ग्वांगू लू, थर्ड ऑप्शन है गौरव गुप्ता और लास्ट ऑप्शन है जी हो किम। ठीक है, तो आपको बताना है जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं किया इंडिया के वो कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी गांगू ली। ठीक है, गांगू ली जो है किया इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। ठीक है, और ये किसको सक्सीड करेंगे, ये सक्सीड करेंगे टाई जिन पार्क को। ठीक है, टाई जिन पार्क को। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा ग्वांगू ली। ठीक है, ग्वांगू ली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बिन्नी बंसल्स लेटेस्ट स्टार्टअप इन द ई कॉमर्स स्पेस। ठीक है, तो बिन्नी बंसल जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर थे, उनका लेटेस्ट स्टार्टअप क्या है ई कॉमर्स स्पेस में, उसका नाम क्या है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है डोरवे कनेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है ऑप डोर, थर्ड ऑप्शन है ग्लोबल कार्ट और लास्ट ऑप्शन है फ्लिप कनेक्ट। ठीक है, तो बिन्नी बंसल साहब के जो नए स्टार्टअप है ई कॉमर्स स्पेस में उसका नाम क्या है आपको ये बताना था, और इसका सही आंसर है ऑप डोर। ठीक है, ऑप डोर जो है नया ई कॉमर्स स्पेस में इनका नया स्टार्टअप है, किसका, बिन्नी बंसल का। ठीक है, बिन्नी बंसल जो है फ्लिपकार्ट के फाउंडर है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, फ्लिप द डोर। ठीक है, डोर पे फ्लिप होगा, ऐप से याद कर सकते हैं, डोर फ्लिप हो गया। ठीक है, फ्लिप द डोर या डोर फ्लिप हो गया, तो फ्लिप से याद रखेंगे फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है, बिन्नी बंसल साहब। ठीक है, और डोर से याद रखेंगे ऑफ डोर। ठीक है, ऑफ डोर। ठीक है, ऑफ डोर। ठीक है, ऑफ डोर। अगर फिर भी नहीं याद होगा तो याद रखिएगा फ्लॉप। ठीक है, फ्लॉप तो याद हो जाएगा ना, फ्लॉप तो याद हो जाएगा ना आपको। तो एफ एल से है फ्लिपकार्ट और ओ पी से है ऑफ डोर। ठीक है, ओ पी से है ऑफ डोर, या फ्लॉप ऐसे लिख लीजिएगा ओ पी पी डी ओ आर। ठीक है, तो फ्लॉप याद रखिएगा फ्लॉप। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट फ्लॉप है या ऐसे करके कुछ भी याद कर सकते हैं, पर कीवर्ड है यहाँ पे फ्लॉप। ठीक है, एफ एल से फ्लिपकार्ट और ओ पी पी से फ्लिपकार्ट का नया ई कॉमर्स स्पेस में नया स्टार्टअप जिसका नाम है ऑफ डोर। ठीक है, बिन्नी बंसल साहब का है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, अकॉर्डिंग टू नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी डेटा व्हाट वाज द हिस्टोरिक मंथली एक्विजिशन ऑफ इंडियन इक्विटीज बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन दिसंबर। ठीक है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने दिसंबर के मंथ में कितना इन्वेस्टमेंट किया था इंडियन इक्विटी में आपको ये बताना है। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट किया था पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने। अच्छा, यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट है आपको बता देते हैं। तो फॉरेन पोर्टफोलियो एक चीज़ होती है और एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है और एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये हैं और कोई इंसान सिर्फ 10 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, 10 रुपये खर्च कर रहा है तो उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, और अगर 10 रुपये से ज़्यादा खर्च कर रहा है तो वो एफडीआई में आ जाएगा। ठीक है, अगर 10% से कम खर्च कर रहा है तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, और 10% से ज़्यादा कहलाता है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में और भी चीज़ें हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्ड किया जाता है। ठीक है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट होती है, इसी में ब्राउन इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये सब बातें होती है। मूल बात यही है कि जो 10% से अगर कम होगा टोटल इन्वेस्टमेंट तो वो क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो जाएगा, और अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो एफडीआई हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, विच कंपनी हैज़ वन CII नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट फॉर इट्स एफर्ट इन वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, तो CII ने किसको नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट का अवार्ड दिया है, किस कंपनी को दिया है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बजाज ऑटो, सेकेंड ऑप्शन है हीरो मोटोकॉर्प, थर्ड ऑप्शन है टीवीएस मोटर कंपनी और लास्ट ऑप्शन है यामाहा मोटर। ठीक है, इन चारों में से किसको CII ने नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस दिया है इन वाटर मैनेजमेंट। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो भी वाटर कंजर्व करेगा, वाटर कंजर्वेशन, वाटर अच्छा मैनेज करेगा, उसको वही हीरो होगा। ठीक है, वही असली हीरो होगा। ठीक है, तो हीरो मोटोकॉर्प को ये दिया गया। ठीक है, ये ट्रिक याद करिएगा, छोटी सी हैक है, याद रखिएगा। जो भी वाटर कंजर्वेशन करेगा और जो भी अच्छे से वाटर को मैनेज करेगा, एक्सीलेंट तरीके से वाटर को मैनेज करेगा, वो हीरो होगा, वो हीरो होगा। तो ये अवार्ड किसको मिला है, जो हीरो होगा, तो हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, CII का नेशनल अवार्ड है, याद रखिएगा, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का। ठीक है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का ये अवार्ड है, किसको दिया गया है, तो हीरो मोटोकॉर्प को ये दिया गया है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और एफडीआई की बात कर ली थी। ठीक है, हमने आपको बताया था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो किसी कोई कंपनी है मान लीजिए, उसमें 100 रुपये कंपनी की पूरी वैल्यूएशन है। ठीक है, पूरी वैल्यूएशन कंपनी की 100 रुपये है, और लेकिन ये कोई भी इन्वेस्टर है वो 10 रुपये इसमें इन्वेस्ट करता है, तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो जाएगा। अगर 10 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है तो वो क्या हो जाएगा, वो एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा चीज़ है। और एफडीआई में जनरली क्या होता है, एफडीआई में लोग फिजिकल सेटअप्स में ज़्यादा खर्चा करते हैं। एफपीआई में क्या होता है, जनरली स्टॉक्स और बॉन्ड्स में होते हैं। ठीक है, तो ये अदर चीज़ें हैं, मतलब अलग चीज़ें हैं या और चीज़ें हैं जो कि इनको डिवाइड करती हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि आपको ये बताना था कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी डेटा के अनुसार दिसंबर मंथ में इंडियन मार्केट में, इंडियन इक्विटीज़ में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कितना रहा। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है $5 बिलियन, सेकेंड ऑप्शन है $8 बिलियन, थर्ड ऑप्शन है $10 बिलियन, और लास्ट ऑप्शन है $12 बिलियन। ठीक है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटी में दिसंबर के मंथ में कितना इन्वेस्ट किया है, आपको ये बताना है। और इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, $8 बिलियन। ठीक है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने क्या किया है, ये एक थोड़ा सा रिकॉर्ड टाइप का बना दिया है, जिसके चलते $8 बिलियन जो है इन्वेस्ट किए गए हैं इंडियन इक्विटी में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स द्वारा। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स द्वारा $8 बिलियन जो है इन्वेस्ट किए गए हैं इंडियन इक्विटीज़ में दिसंबर के महीने में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दिसंबर के महीने में, जिसके चलते जो इंडियन के निफ्टी और सेंसेक्स थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेंचमार्क्स को और फ्रेश रिकॉर्ड्स को टच किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा $8 बिलियन जो है इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किए गए हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स द्वारा। कौन से महीने में, तो दिसंबर के महीने में। ठीक है, दिसंबर के महीने में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। यहाँ पे ऐसा ही वन लाइनर करंट अफेयर देख लीजिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सक्सेसफुली सिक्योर किया है $1 बिलियन। ठीक है, $1 बिलियन किसमें, तो ईएसजी फाइनेंसिंग मार्केट में, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फाइनेंसिंग मार्केट में उन्होंने कितना रेस कर लिया है, तो $1 बिलियन रेस किया है। किसने, एसबीआई ने। ठीक है, एसबीआई ने रेस किया। यहाँ पे 2 मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर NARCL के जो बने हैं, ठीक है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, वो पी संतोष साहब हैं। और किसको टेक ओवर किया है इन्होंने, किसको सक्सीड किया है, तो नटराजन सुंदर को इन्होंने सक्सीड किया है। ठीक है, नटराजन सुंदर को सक्सीड किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नर सुंदर नहीं संत होना चाहिए। ठीक है, लड़कियां बोलते ना लड़कियों को संत आदमी चाहिए। ठीक है, तो नर सुंदर नहीं संत होना चाहिए। ठीक है, संत होना चाहिए। ठीक है, संत होना चाहिए। ठीक है, सेंट होना चाहिए। ठीक है, नर सुंदर नहीं संत होना चाहिए। ठीक है, नर से याद रखेंगे NARCL। ठीक है, सुंदर से याद रखेंगे जो आउटगोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो कि रिज़ाइन कर चुके हैं, सुंदर साहब, नटराजन सुंदर साहब। ठीक है, और संत से याद रखेंगे संतोष साहब। ठीक है, संतोष साहब। ठीक है, संतोष साहब जो पी संतोष हैं, जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं NARCL के। ठीक है, तो याद रखिएगा, नर सुंदर नहीं संत होना चाहिए। संत से क्या याद रखेंगे, संत से याद रखेंगे संतोष, सुंदर से क्या याद रखेंगे, नटराजन सुंदर, और नर से क्या याद रखेंगे, NARCL। ठीक है, और कौन से पद पे इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वाली हम लोग ने कवर कर लिया है अपॉइंटमेंट। अब ये वाली करते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं, वो हैं शशि सिंह। ठीक है, शशि सिंह जो है नए रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, और किसको सक्सीड किए हैं, तो रमेश केजरीवाल जी को इन्होंने सक्सीड किया है। ठीक है, रमेश केजरीवाल जी को इन्होंने सक्सीड किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है एस। ठीक है, आर के बाद आता है एस, तो एस से शशि सिंह। ठीक है, और कौन किसको सक्सीड किया है, तो जो जिनको सक्सीड किया है, जिनको जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे वो आर से ही थे, तो रमेश केजरीवाल। ठीक है, आर से रमेश केजरीवाल, और जिनको सक्सीड किया उनका क्या नाम है, उसका तो एक के बाद सक्सीड करते हैं, तो आर के बाद क्या आता है एस, तो एस से जो सक्सीड किया उनका नाम क्या है, शशि सिंह साहब। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने देख लिया, नर सुंदर नहीं संत होना चाहिए, सुंदर से नटराजन सुंदर, संत से पी संतोष, और नर से NARCL। ठीक है, और यहाँ पे देख लिया, रबर से याद रखेंगे, आर से रबर होता है। ठीक है, आर के बाद क्या आता है एस, तो कौन सक्सीड करेगा, एस से जो सक्सीड करेगा। ठीक है, क्योंकि आर के बाद एस आया, तो आर वाले के बाद एस वाला आएगा। ठीक है, आर वाले के बाद एस वाला आएगा, तो आर से पहले कौन था, तो आर से पहले था रमेश केजरीवाल साहब। ठीक है, आर से पहले रमेश केजरीवाल साहब थे, और उसके बाद एस आएगा। ठीक है, एस से कौन है, तो शशि सिंह साहब। ठीक है, शशि सिंह साहब। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी।